हेलो फ्रेंड्स, माय नेम प्रदीप प्रजापत। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले मैथमेटिक्स पे और सोशल साइंस पे दो दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं। सारे वीडियो जो है वो नंबर वाइज और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके रिगार्डिंग ये भी है कि ये टॉपिक के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस के अंदर दो टॉपिक हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मार्क के हिसाब से भी बहुत मेजर पोर्शन है। उसके बाद में मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो दो टॉपिक किए थे, एक किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। और सेकंड किया था लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो ये लगभग 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम साइंस में भी रीड करेंगे। साइंस में जैसे 1 और 2 टॉपिक वापस हो जाएंगे तो हम वापस मैं 3 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपन जो है वो पैरेलल चलेंगे। तो साइंस में देखते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से पार्ट से वो लिंक रखते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, तो 10th क्लास के साइंस के अंदर टोटल जो टॉपिक हैं वो 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और अब देखो हर एक टॉपिक के बारे में एक बार देखते हैं। जैसे टॉपिक जो है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 to 4 तक जो टॉपिक हैं वो आपके शुरू से जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। 1 से लेकर 4 तक बायोलॉजी से रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर अपन को नॉर्मल जो है फूड प्रोसेस हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में है। ठीक है, सेल के बारे में नॉर्मल है या फिर ऑर्गन्स के बारे में है, ये बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक आएगा आपका ब्लड से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जो वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद में है 5 to 8 नंबर जो टॉपिक रहेगा। ठीक है, 5 से 8 जो रहेगा वो रहेगा आपका सब्सटेंस से रिलेटेड। सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस यानी पदार्थ या उससे रिलेटेड। ठीक है, जिसमें अपन जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका रहेगा 5 to 8। नॉर्मली इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी पार्ट रहेगा ये लगभग अपना जो रहेगा 5 to 8। उसके बाद में रहेगा 9 to 11, और 9 to 11 जो रहेगा 9 से लेकर 11, लगभग ये 3 टॉपिक है। 9, 10 और 11 तीनों टॉपिक, तीनों बहुत ही मेजर टॉपिक हैं, बहुत ही मेजर पोर्शन है, क्योंकि इसमें जो है इंसिडेंट ऑफ फिजिक्स है। इंसिडेंट मतलब फिजिक्स की घटनाओं के बारे में है। मेन फिजिक्स क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आप 11th-12th में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके बारे में यह बेस है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में आएगा फिजिक्स में। इसमें पहले आएगा जैसे एक टॉपिक रहेगा आपका लाइट से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद में रहेगा एक वर्क एनर्जी से रिलेटेड। तो ये लगभग तीनों टॉपिक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पूरे लगभग ये फिजिक्स का है पूरा। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री, और वो भी कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट रहेगा। उसके बाद में आपका रहेगा 11 से लेकर 14 तक, और एक रहेगा 14 से लेकर 18 तक। ये 2 पार्ट बाद में जो और रहेंगे। देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन आपका रहेगा, ठीक है, इसके अंदर अपन जो है वो रीड करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो है अपन पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल्स की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हमें गेन होते हैं, कैसे उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे वो अचीव करने हैं। तो एक प्रोसेस टाइप के जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज का रहेगा। उसके बाद में 15 से लेकर जो 18 तक जो आपके टॉपिक हैं
उसमें आपका आएगा अर्थ से रिलेटेड, पृथ्वी, अर्थ, या फिर अपन बोल सकते हैं अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, अर्थ स्ट्रक्चर। और उसके बाद में कुछ पार्ट अपना रहेगा, वो रहेगा एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी मतलब रहता है अंतरिक्ष विज्ञान, या जिसको बोलते हैं खगोल की, ठीक है, तो वो रहेगा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो नॉर्मल है अर्थ स्ट्रक्चर है, उसके बाद में यदि अर्थ पे जैसे हैं वो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, सर्वाइव ऑफ द लाइफ, तो ये सर्वाइव से रिलेटेड है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है लाइफ जो भी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको रीड करने पड़ेंगे। उसके बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक 19 और एक 20 नंबर। 20 तो सबसे लास्ट में जो होता है वो रोड सेफ्टी होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कोई इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। रोड सेफ्टी ये रहेगा आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, ये इसको बोल सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट है, या कंजर्वेशन से रिगार्डिंग है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिगार्डिंग है, भारत के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कंजर्वेशन कितने टाइप का होता है, तो ये सारे उसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा जो है मेन साइंस का सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो ये होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। देखो ये फिजिक्स हैं, ये जो टॉपिक रहेगा ये फिजिक्स के रिगार्डिंग रहेगा, ये आपकी केमिस्ट्री से रिगार्डिंग रहेगा। ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये दोनों आपके एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग है, ठीक है। आपकी एनवायरनमेंट है जिसको बोल सकते हैं पृथ्वी विज्ञान, अर्थ स्ट्रक्चर और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये आपका जो है, हालांकि इसको जियोलॉजी भी बोल सकते हैं अपन, जियोलॉजी, तो ये जियोलॉजी से रिगार्डिंग है। रोड सेफ्टी तो ये बिल्कुल टाइम पास का टॉपिक है, ठीक है। सब्सटेंस ये आपकी केमिस्ट्री हो गई, और ये आपकी बायोलॉजी हो गई। तो लगभग ये जो है ये सारा आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है, ठीक है। तो अपन पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे इसे सब्सटेंस एंड केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो अब अपन साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के अंदर अपन जो है पहला टॉपिक लेंगे, ठीक है, वो है 7 नंबर टॉपिक है अपने साइंस के अंदर, और पार्ट जो है वो 2, ठीक है। उसके अंदर जो है जैसे सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शंस, तो सब्सटेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसमें टॉपिक का नाम है, पहले सबसे पहले वो टॉपिक है अपना एटम स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसका सेकंड पार्ट रहेगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फर्स्ट रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकंड इसका पार्ट रहेगा पीरियोडिक टेबल। पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक का आधा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है, एटम के बारे में है, और सेकंड पार्ट रहेगा एलिमेंट के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट को कैसे सेट किया गया, किस बेसिस पे सेट किया गया, और उसका जो प्रोसीजर है, ठीक है। लगभग अपन ये पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, एटम की हिस्ट्री क्या है, और वापस जो भी एलिमेंट हुए उन एलिमेंट की हिस्ट्री क्या है, तो ये लगभग टॉपिक जो ऐसे बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीड क्यों करना पड़ा, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल है उसके बारे में कितना एनालिसिस हुआ, उसको क्यों पढ़ना जरूरी हुआ, उसकी नेचर कैसी थी, वो वर्क कैसे करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे शुरू से जो रिसर्च हुए उसके हिसाब से अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक वर्ड होता है, पहले यहीं से कि इस वर्ड के बारे में यदि अपन बोले कि एंशिएंट इंडिया के अंदर इस वर्ड के बारे में किसने कुछ कहा, तो एक वर्ड आएगा, वो आएगा कणाद,
ठीक है, महर्षि कणाद। कणाद ने जो है इस वर्ड के बारे में कहा, ये इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है। तो कणाद ने एक ऐसा बोला कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी पदार्थ है, कोई मैटर है, उस मैटर को यदि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए, तो सबसे लास्ट में एक ऐसा पार्ट बचेगा जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये उस कणाद ने बोल दिया, ठीक है। और उसको बोल दिया कि छोटा से छोटा पार्ट ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु यानी अणु से भी छोटा मान परमाणु बोल दिया उन्होंने। तो ये तो था एंशिएंट इंडिया के अंदर कणाद के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब उसके बाद में जब मॉडर्न साइंस का इवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न साइंस लोग पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे मॉडर्न साइंस के अंदर एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एटम के बारे में पढ़ने लगे। तो एटम के बारे में सबसे पहले जो है इसका नॉमिनेशन हुआ। तो एटम का नॉमिनेशन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक फिलोसोफर थे दो, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक फिलोसोफर मतलब ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है, जिसको एक था डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमेस्कस, और सेकंड नाम था ल्यूसिपस। ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ठीक है। इन्होंने ये जो सबसे छोटा पार्ट था इसका नाम दिया एटम। एटम ये वर्ड कहां से आया? ये ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था एटोमिया। एटोमिया ये एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना किसी भी पार्ट को, ठीक है, या फिर ऐसे जो कोई ऐसे अनडिविजिबल पार्टिकल जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो, उसको ग्रीक वर्ड में बोल दिया एटोमिया। और एटोमिया से एक वर्ड जो है वो डेवलप हुआ जिसको दिया था डेमेस्कस और ल्यूसिपस ने, वो नाम हो गया एटम, ठीक है। तो इंग्लिश में वर्ड जो आया वो आया ऐसे, ठीक है। और हिंदी के अंदर जो वर्ड देने वाले थे वो थे कणाद, परमाणु, ठीक है। तो नाम की उत्पत्ति कैसे हुई कि एटम कहां से बना? एटोमिया से बना, ग्रीक वर्ड है, किसने दिया? ल्यूसिपस और डेमेस्कस ने। परमाणु किसने दिया? कणाद ने दिया। उसके बाद में धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे एटम के बारे में रीड करने लगे तो एटॉमिक मॉडल आने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया, डाल्टन ने 1808 के अंदर। डाल्टन ने 1808 के अंदर अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। अपन बोल सकते हैं एटम के बारे में उन्होंने कुछ अपने जो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, अपने बारे में जो भी उनको बात बोलनी थी, तो वो एटम के बारे में बोला, एटम के नेचर के बारे में बोला कि एटम क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ या कोई भी मैटर है, उस मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एटम। अब इस एटम के बारे में उन्होंने एक दो चीज और बोली थी। अब ये किसके हिसाब से बोली थी? इनका जो बेस था कि ये जो इन्होंने जो भी बात बोली, ठीक है, एटम के बारे में, तो बेस क्या था? बेस था पहले केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि जैसे रासायनिक संयोजन के हिसाब से उन्होंने ये बात बोली, या फिर उन्होंने बोला मास कंजर्वेशन के हिसाब से, मास कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कुछ ऐसे नियम उन्होंने रीड किए थे। उन नियमों को आधार मान के, उनको नियमों को एज ए बेस कंसीडर करके फिर उन्होंने जो है एक होता है सर्टेन रेशियो प्रपोर्शन, या फिर कोई भी जैसे एलिमेंट कितना रेशियो में जो है वो किसी के साथ जो है वो शेयरिंग करता है, साझा करता है, तो उसके हिसाब से ये तीन जो रूल्स थे इनको जो है वो बेस मान के जो डाल्टन ने है अपनी एटॉमिक जो भी थ्योरी थी, एटॉमिक जो मॉडल की थ्योरी थी वो दी थी। इसके बारे में इसने कुछ और बातें भी बोली, ठीक है। वो क्या था कि उसने बोला कि एटम है वो एक अनडिविजिबल पार्टिकल है, और इसके साथ में एक चीज और बोली कि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, ठीक है, वो सारे एटम कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम रहेंगे,
ठीक है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग नहीं मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ठीक है, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रहेंगे। उसके बाद में एक बात और बोली कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो तत्व हैं एलिमेंट से, उनके परमाणु हैं वो हमेशा अलग अलग रहेंगे। जैसे मान के चलो एक चीज, जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर के जितने एलिमेंट हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम, और अपन यदि कॉपर के एलिमेंट, ठीक है, या सिल्वर के एलिमेंट की बात करें तो इसके एटम अलग रहेंगे और इसके एटम अलग रहेंगे, ये दोनों कभी मैच नहीं करेंगे, लेकिन इसके जितने एलिमेंट हैं वो सारे मैच करेंगे। ये बात बोली। एक बात उसने और बोली कि कोई भी एटम होता है वो एलिमेंट बनाता है या फिर कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि एटम मिलके जो है वो मॉलिक्यूलर बनाते हैं और मॉलिक्यूलर जो है फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो वर्किंग होती है, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक निश्चित इंटीजर में होती हैं। मतलब हमेशा ये होता है कि जैसे कभी आधा कॉपर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका एक एटम है तो वो पूरा एक एटम पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक पूर्ण गुणक के रूप में जो है वो एडिशन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, हमेशा इंटीजर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, किसी भी जो है वो पॉइंट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमेशा इंटीजर में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात किसने बोली थी? ये दो तीन बातें जो है डाल्टन ने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग बोली थी। इसके अलावा डाल्टन ने एक और बोला था कि जी भी कितने भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मान के चलो एटम 1 और एटम 2 ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका सिर्फ जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ जो है एक दूसरे से जो है सिर्फ ऐड होते हैं। तो ना तो एटम को फॉर्म किया जा सकता, नहीं तो उसको बनाया जा सकता है, और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता, या तो दो सिर्फ एटम जुड़ सकते हैं या फिर कोई बड़ा एटम है वो ब्रेक हो सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। ये होता है मास कंजर्वेशन, ठीक है, मतलब ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसका एटम को फॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो मास कंजर्वेशन का भी थ्योरी ध्यान में रखे उन्होंने जो है ये बात बोली। तो ये डाल्टन के कुछ अपनी हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसकी हाइपोथेसिस के हिसाब से डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो 1808, ठीक है, 1808 के अंदर जो है वो सामने रखा। इसके बाद में और साइंटिस्ट आए, ठीक है, ये है डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। सेकंड साइंटिस्ट आए थे, सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? दूसरे वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1898, ठीक है, जे थॉमसन ने 1898 के अंदर अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो रखा, एटॉमिक मॉडल जो है वो बनाया, ठीक है। इसके अंदर भी इन्होंने क्या माना था? उन्होंने माना कि एटम जो है वो एक बिल्कुल एक स्फीयर की तरह है, ठीक है, ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर जो है बिल्कुल एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पूरा क्या है? ये एक स्फीयर है और स्फीयर ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इस स्फीयर पे पूरा एक गोला ले लिया, ठीक है, उसको पूरा बोल दिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कहीं कहीं पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इसमें कहीं कहीं पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कहीं कहीं पे जो है वो ये सारे क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक जब ये एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था 1898 के अंदर, तो उससे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन खुद जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, जे थॉमसन ने खुद ने किया था इलेक्ट्रॉन का जो है वो इन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ तक जो आया था तो उसने बोल दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो इन्वेंशन हो चुका था। तो यहाँ पे उसने बोला कि ये जो पूरा गोला है ये एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जितना ही पॉजिटिव है उसके ही इक्वल, ठीक है, जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे रहेंगे? ये बिल्कुल
कैसे रहेंगे? एक तो रहेंगे, एग्जाम्पल तो याद रखना, वाटरमेलन की तरह। जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन बिल्कुल पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अंदर जो भी सीड होते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। तो उसने बोला जो उसके सीड हैं वो एज इलेक्ट्रॉन है और जो पूरा जो वाटरमेलन है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे कैसे एक जो है एक कैक होता है, ठीक है, जैसे कैक होता है उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी एक ऐसा कैक होता है और उस कैक पे ऐसा होता है कि उसमें जो छोटे छोटे दाने की तरह जो पुडिंग होता है, ठीक है, वो उसमें बिखरा हुआ रहता है। तो इस मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला इसको है वाटरमेलन की तरह एज ए कंसीडर किया गया था। दूसरा, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि एक ऐसी मिठाई या फिर ऐसा कुछ केक होता है जो उसके हिसाब से इसको कंपेयर किया गया, इसलिए इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसमें जे थॉमसन ने एक बात बोली कि जो हमेशा नेचर ऑफ एटम है, ठीक है, एटम की जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसलिए जो आउटपुट है वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा उदासीन रहेगा, एज ए न्यूट्रल रहेगा। कोई भी जो एटम पे जो है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये जैसे चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस मॉडल से बहुत सारी चीजों को एक प्रमोशन मिला। जैसे ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के अंदर रहेंगे, ऐसे बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन इनका जो है एग्जिस्टेंस पे थोड़ा ये था कि ये ऐसे किस वे में रहेंगे या फिर इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ खास जो है वो बात नहीं बोली जे थॉमसन ने। और ये जो है बिल्कुल एक स्टेप था, लेकिन ये कंप्लीट स्टेप नहीं था, इसलिए जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत आगे जो है इन्वेंशन का या फिर एक प्रमोशन मिला, जो धीरे धीरे है जो बहुत अच्छे से अच्छे मॉडल आने लगे और इस फील्ड में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होने लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, ठीक है। इसमें सेकंड अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ये है बिल्कुल जे थॉमसन का मॉडल जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थर्ड चीज पढ़ते हैं अपन, देखो इसके बाद में जो साइंटिस्ट आया था वो वाकई में बहुत ही मतलब उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही एक दमदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिया। और आज भी जो है रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल हैं उसके बहुत सारी चीज़ों को जो आज भी कंसिडर किया जाता है, उसकी जो परिकल्पनाएं थी या फिर उसकी जो एजम्पशंस थी, उसकी जो हाइपोथेसिस थी, उसको भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तीसरा जो एटॉमिक मॉडल था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसने किया था 1911 में, ठीक है। 1911 के अंदर अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। इस एटॉमिक मॉडल से पहले उसने एक काम किया था, ठीक है, वो किया एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पन्नी प्रयोग। इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उसको बहुत सारी ऐसी बातों का पता चला जो वाकई में एटम के अंदर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। एटम के अंदर ऐसी बहुत सारी हिडन बातें पता चली जो एटम के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी अपन जिसको बोल सकते हैं उसके बारे में आइडिया लगा। तो अपन पहले पढ़ते हैं इसके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। देखो
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बॉक्स लिया जिसके अंदर उसने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भर रखे थे, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 2He4 हीलियम पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद में उसने यहाँ पे एक पतली पन्नी ली जिसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल, जिसकी जो मोटाई थी वो थी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये इसकी थिकनेस थी, ठीक है, ये इसकी इतनी थिकनेस थी। यहाँ पे उसने एक कोटेड एक एरिया बनाया जिसको बोल सकते हैं आरक्षित एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसने बाहर जो है एक पदार्थ की जो है वो लेपिंग की थी, ठीक है, एक मेटर की लेपिंग की थी जिसको बोलते हैं ZnS या फिर बोल सकते हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड का लेप किया, ठीक है, ZnS का लेप किया यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता था, ZnS का लेप इसलिए किया क्योंकि यदि यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, ये अल्फा पार्टिकल क्या करते थे, इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से यहाँ से टकराते थे और इस टकराने के बाद में ये बहुत सारे स्कैटरिंग हो जाती थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाइवर्ट हो जाते थे। जब इसने अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाया, मतलब अल्फा पार्टिकल को इस पे बम्बार्ड करवाया, तो यहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, वो बहुत सारे पार्टिकल डाइवर्ट हो रहे थे, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ट हो रहे थे। उसमें से बहुत कम जो है वो इसको क्रॉस कर रहे थे, या फिर इसने कहा था कि मैक्सिमम जो है वो डाइवर्ट हुए 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सामने से टकरा के बिल्कुल वापस बैक लौट आ गया, ठीक है। अब इसको अपन एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। देखो, ये मान के चलो ये एटम है, ये एटम है। इस एटम के अंदर उसने बोला कि मान के चलो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां से जो बम्बार्ड हुए बहुत सारे पार्टिकल गए, ठीक है। इन बहुत सारे पार्टिकल में क्या हुआ, देखो अल्फा पार्टिकल कैसा है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्टिकल जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे इसने देखा कि सिर्फ एक पार्टिकल जो इससे टकरा के बिल्कुल वापस लौट आया और बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, ठीक है, जो डाइवर्ट हो गए। जो दूर के थे, जो इस न्यूक्लियस से दूर थे, वो बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है। न्यूक्लियस से जो बहुत दूर थे वो पार्टिकल सीधे निकल गए। मैक्सिमम पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास में थे वो डाइवर्ट हुए। 20,000 में से एक पार्टिकल बिल्कुल इससे टकरा के वो बिल्कुल वापस आ गया। ये उसी तरह था जैसे मान के चलो उसने रदरफोर्ड ने अपने लफ्ज में कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे मान के चलो किसी कोई कैनन है और उस कैनन पे कोई मान के चलो कोई गोला है, उस गोले को आपने दागा और वो बिल्कुल कांच की पन्नी से टकरा के वापस गोले को छोड़ने वाले को वापस मार दिया हो, ठीक है। तो बिल्कुल गया और ये 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री पे वापस जो है ये रिटर्न लौट आया। मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल है, अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है और यहाँ भी कुछ पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए ये वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होके जो है वापस अपनी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गया और मैक्सिमम क्या हो गया, वापस सामने चले गए। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष दिए, कुछ फाइनल रिजल्ट के तौर पे ये बोला कि जो एटम है उस एटम के बारे में बोला कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, होलो। मैक्सिमम पार्ट क्या है, होलो। उसमें से जो बीच में एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, बीच में एक छोटा सा पार्टिकल है, इस छोटे से पार्टिकल जो है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज है और इसको उसने बोला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या बोल सकते हैं नाभिक, ठीक है। मतलब अंदर का जो आउटर एरिया है वो होलो है और बीच वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ पे जो ये उसने दिया कि जो एटम है, एटम की साइज दी 10⁻⁻10 मीटर और इसकी जो नाभिक की साइज दी उसने 10⁻15
मीटर। ठीक है, अब इसके बारे में और भी उसने बहुत सारी बातें बोली, रिजल्ट भी बोले। ठीक है,